नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज के साथ। बड़ी पुरानी कहावत है और सुनी भी हमने खूब, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो सोता है वो बहुत कुछ खोता है और जो जागता रहता है वो बहुत कुछ हासिल करता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो प्रकृति हमें नींद न देती। ये नींद बेहद जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। वर्ल्ड स्लीप डे पर हमारी खास पेशकश, सोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो वर्ल्ड स्लीप डे पर आप देख रहे हैं टोटल न्यूज की खास पेशकश, सोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हेल्दी स्लीप के बारे में जानते हैं और हमें जागरूक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर संजय मनचंदा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि नाम भी है, सोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आपको लगता है लाइन्स बिल्कुल सटीक हैं? बिल्कुल सटीक हैं। बिकॉज अगर कोई भी हमसे ये पूछता है कि हाउ विल यू डिफाइन कि एक अच्छी स्लीप का से इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका एक बहुत अच्छा कोट है हमारे मेडिसिन में, एंड दैट इज दैट इफ स्लीप डज नॉट परफॉर्म एन एब्सोल्युटली वाइटल फंक्शन then perhaps this is the biggest mistake the evolutionary process has ever made। यानी अगर निद्रा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना होती तो ये कुदरत ने बड़ी बेइंसाफ़ी की है इंसान के साथ कि 8 घंटे उसकी ज़िंदगी के हटा दिए। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हमारी मेंटल एज वेल एज फिजिकल बॉडी दोनों के लिए एक रिप्लेनिशिंग या एक तरह से उनको स्वस्थ रखने का ये सबसे अच्छा तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत अहमियत है नींद की, और हम सुनते भी आ रहे हैं कि 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए। पहले तो ज़रा क्लासिफिकेशन हम जानना चाहेंगे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहती है भरपूर नींद से। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये 8 घंटे की फिगर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कह देते हैं कि ये एक रेंज है, 6 से 8 घंटे इट इज़ प्रिस्क्राइबेबल कि 7 से 8 घंटे अगर इंसान सोता है, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंस है उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप की, उसमें इम्पॉर्टेंस है उसकी ड्यूरेशन और उसकी रेगुलरिटी ऑफ स्लीप की। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ बराबर ना हो तो देन हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। और अगर हम एक से नियमित तौर पे कम स्लीप ले रहे हैं या डिस्टर्ब स्लीप ले रहे हैं या किसी स्लीप डिसऑर्डर से हम से पीड़ित हैं, तो उसके अंदर एक तो हमारी मेंटल फैकल्टीज़ और एज वेल एज फिजिकल फैकल्टीज़ पे जोर पड़ता है। जैसे हमारी याददाश्त जो है, हमारी कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, वो भी स्लीप में होती है। जिनकी ये टूटी होती है धीरे धीरे जो है उनकी याददाश्त या रिकॉलिंग कैपेसिटी के ऊपर लोड पड़ता है। इसके अलावा जो है फिज़िकली देखा जाए तो आज की डेट में स्लीप के बाद अगर आप कम सोए हैं और लगातार कम सो रहे हैं तो जब आप उठते हैं तो वो फ्रेशनेस नहीं होती जो होनी चाहिए, तो आपके काम पे भी लोड पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे भी लोड पड़ता है। प्लस जो है आपका बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जिनको हम नॉर्मली डे टाइम में ट्रीट करते हैं, वो जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इसका लोड पड़ता रहता है। प्लस हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के थ्रू ऑल्सो। तो दोनों तरीके से जो है मेंटल फैकल्टीज़ हैं, चाहे जो है हमारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, मीटिंग में गेनिंग कैपेसिटी है, दिन में फ्रेश रहने की कैपेसिटी है, और प्लस अगर ये कम रहती है तो हमारी इरिटेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। तो ये बहुत तरह से इंसान को इफेक्ट करती है। बिल्कुल, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आदमी लगातार भाग रहा है, घर से दफ्तर, दफ्तर से कहीं और। आपको क्या लगता है कि कुछ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं आज की लाइफ के लिए? देखिए, स्लीप डिसऑर्डर्स की जो मेजर व्याख्या आप समझें तो उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है डिसऑर्डर्स ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, यानी नींद आने में जब वक्त लगने लगे और या फिर नींद को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होने लगे। एक तो वो गुच्छा है जिसके अंदर अलग तरह के इंसोम्नियाज होते हैं, अलग तरह के, तो उन चीज़ों को अलग से जो है ट्रीट किया जाता है। फिर होता है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सेसिव स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे, यानी जब दिन में आदमी जो है उसकी वजह से, रात की ख़राब नींद की वजह से दिन में ज़्यादा सोने लगता है या उसके कंसंट्रेशन भंग होने लगती है या वो उबासियाँ लेता रहता है, तो उस वक्त ये अलग डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है। और तीसरा होता है जिसे हम पैरासोमनियाज कहते हैं, जिसमें स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वायलेंस,
तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको हैरत होगी ये जान के कि तकरीबन 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं उनके अंदर जो है स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, इंसोम्निया है, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। चूंकि कार्यक्रम चल रहा है तो अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अगर आपके अंदर ये लक्षण है, बहुत ज़्यादा थकान है आपके अंदर या नींद नहीं आती, तो नीचे नंबर्स जो फ्लैश कर रहे हैं आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से पूछ भी सकते हैं कि समस्या का समाधान कैसे निकले। और साथ ही स्लीप एपनिया थेरेपी प्रोडक्ट भी है, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और इस प्रोडक्ट को आप मंगवा सकते हैं। एक बड़ा कॉमन शब्द आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, स्लीप एपनिया, इसका मतलब जरा समझाइए सर। देखिए, इसका शाब्दिक मतलब जो अर्थ है वो बहुत सिंपल है। स्लीप तो हम सब जानते हैं, नींद को कहते हैं। एपनिया कहते हैं हमारा रुका हुआ सांस। जिन लोगों में भी खराटे आते हैं, वो चाहे पतले हों मोटे हों, उनके अंदर टेंडेंसी होती है सांस रुकने की। तो एपनिया का शाब्दिक अर्थ है सांस रुकना। लेकिन ये जब हर घंटे में 5 बार से ज़्यादा होने लगे और कम से कम 10 सेकंड से ज़्यादा होने लगे, तो ये एक तरह से एक डिजीज़ फॉर्म ले लेता है, जिसके रिपरकशंस जो हैं बहुत तरीके के होते हैं। क्योंकि बार बार नींद में सांस घुटना, उसके साथ ऑक्सीजन कम होने लगती है, हार्ट पे लोड पड़ने लगता है, ब्रेन पे लोड पड़ने लगता है, स्लीप टूटी हुई होती है, तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है। तो इस कंडीशन को जो है हम स्लीप एपनिया कहते हैं। क्या ये दिन के समय और रात के समय के लिए अलग अलग सिम्टम्स हैं इसमें, और सिम्टम्स क्या हैं इसके? देखिए, अगर हम दिन से रात की जगह रात से दिन में चलते हैं कि जब हम सोते हैं, खराटे इसका एक वन ऑफ द मेन से सिम्टम है। उसके अलावा गला सूखना, रात को यूरिन के लिए बार बार उठना, एसिडिटी या रिफ्लक्स यानी खट्टा पानी का गले में चढ़ना, उसके अलावा जो है रात को यूरिन के लिए उठते रहना, 1 2 3 बार उठ सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग में हैवी प्रेशर के साथ उठ सकते हैं। दिन में उठने के बाद नॉन रिफ्रेश्ड रहना, चाहे आप 8 घंटा सो लें 9 सो लें, रिफ्रेशमेंट नहीं होती। धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर और इन सारी चीज़ों की भी जो है एक मात्रा में इंक्रीज होने लगती है इन लोगों के। तो ये सारे सिम्टम जो है धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, एंड इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ बिग सिंड्रोम, यानी कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, जो कि हर इंसान को जो है काफ़ी से प्रॉब्लम। मुझे तो लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये जो स्लीप एपनिया है वो मुझे लग रहा है आज के समय में बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा शख्स इस लक्षण से पीड़ित है। देखिए, ऐसा है कि ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, आज शायद इसका ज्ञान लोगों को ज़्यादा होने लगा है। प्लस ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, गेन इन वेट, फास्ट फूड्स, ये सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को और एनहेंस कर रही हैं। तो ये नंबर इज इंक्रीजिंग, एट द सेम टाइम हमारी जो अवेयरनेस है इसकी डिजीज़ के बारे में वो इंक्रीज कर रही है, इसलिए अब से ज़्यादा डायग्नोसिस होते हैं। एक कॉमन बात जो आजकल ये भी है कि स्नोरिंग है वो आप अच्छा सोते हैं तब होती है, क्या ये सच है? ये बहुत बड़ी मिथ्या है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। स्नोरिंग जो है तभी होती है जब सांस का रास्ता तंग हो। जैसे अगर आप तंग छेद में से हवा गुजारें तो वाइब्रेशन होगी सराउंडिंग जोन में, तो स्नोरिंग तभी होगी जब सांस का रास्ता तंग होगा। अब वो चाहे आपका जबड़ा छोटा होने के कारण हो, पीछे होने के कारण हो, फेस लंबा होने के कारण हो, ओबेसिटी के कारण हो, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ मोटे लोगों का डिजीज़ नहीं है, ये पतले लोगों को भी हो सकता है, और उसी को फिर हम आगे स्लीप एपनिया के अंदर जो है उसकी कन्वर्जन देखते हैं। चूंकि आपने स्लीप एपनिया का फिर से जिक्र किया, एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि जो सड़क हादसे होते हैं उनमें हम रिपोर्ट्स भी कई बार पढ़ते हैं कि स्लीप एपनिया उसका कारण होती है मुख्य तौर पर। मुख्य कारण कहने का मतलब ये, कोई भी चीज़ जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करे, चाहे कम सोना हो, किसी डिजीज़ की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, स्लीप एपनिया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक अच्छा खासा बड़ा रीज़न है। अराउंड 8 to 10% ऑफ पॉपुलेशन में ये डिजीज़ है, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो है बार बार जो है, क्योंकि दिन में हम रेस्टेड फील नहीं करते, तो नींद जो है हमें कभी भी आ सकती है। तो ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं, 1/3 ये सारे एक्सीडेंट्स जो हैं ये किसी न किसी प्रकार से स्लीप डेप्रिवेशन से जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर स्लीप एपनिया का एक बड़ा स्थान है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये लक्षण है या कुछ हम डिसीज से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। अगर स्लीप एपनिया को हम इग्नोर करते हैं तो वो लोग जो कि डायबिटिक हैं या हाई बीपी जिनका है, उनके शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ता है इसका? काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इंटरनेशनल बहुत सारी जो है स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो लोग दिन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, उनमें भी जिनमें स्लीप एपनिया है, रात को ब्लड प्रेशर बार बार शूट करता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है यही जो है सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बनता है। सिमिलरली ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है उनका शुगर का कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा ख़राब होता है,
और इसकी ट्रीटमेंट से ये भी देखा गया है कि उसके अंदर वापसी भी होती है, कंट्रोल्स बेटर होते हैं। ये डिजीज खत्म नहीं होते, लेकिन इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो कैसे करें कंट्रोल इसको बेहतर तरीके से, और ये कितना ज़रूरी समझना है कि जितनी जल्दी आप कंट्रोल कर पाएंगे स्लीप एपनिया को, उतना बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी के लिए? देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ जैसे आपको तंग कर रही है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कभी जैसे ज़्यादातर तो स्पाउस यानी पेशेंट का पार्टनर जो है या पेशेंट की वाइफ लेके आते हैं कि जी ये सारी रात खराटे लेते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि फिर हमें ये सवाल पूछने पड़ते हैं, क्योंकि अपने आप बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नॉर्मल मान के चलते हैं। तो जब हम ये पूछते हैं कि रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है, आपका गला सूखता है, नींद में थूक या लार निकलती है, एसिडिटी होती है, सुबह नॉन रिफ्रेश रहते हैं, जब वो सारी चीज़ों को पॉजिटिव में जवाब देते हैं तो उन्हें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वंस पहले तो हमें ये देखना है कि ये डिजीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है। इम्पॉर्टेंस ये है कि ये चीज़ जो है अच्छे से डायग्नोज की जा सकती है और बहुत इफेक्टिवली ट्रीट की जा सकती है। बिल्कुल, चूँकि सर आप सीनियर कंसल्टेंट हैं स्लीप मेडिसिन में, बहुत सारे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे दर्शकों के लिए कि वो जाने कि ये कितना खतरनाक है अगर इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया, रिश्तों पर खास तौर पर। देखिए, ऐसा है कि रिश्तों के ऊपर बिल्कुल, देखिए, एक तरह से दूसरे व्यक्ति के लिए जो सबसे पहले तो कैजुअलिटी जो है पेशेंट की वाइफ या हस्बैंड एज द केस में अप्लाई, वो जो है उन दोनों पे पड़ता है। और बहुत सारे लोग इसी से आते हैं कि हम तो एक कमरे में सो ही नहीं सकते, तो हैव टू लीव द पर्सन, हम दूसरे कमरे में जाके सोते हैं बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो नॉइज जो है वो एक तरह का सोशल से प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो वो साथ साथ बढ़ते रहते हैं। तो जिसको भी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, उसके अलावा जब आप फ्रेश फील नहीं करते तो आप एजिटेटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, आप अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर रहे क्योंकि आप जो है फ्रेश फील, आपकी जो है बॉडी जो है उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करती। तो जिटरीनेस इन नेचर यानी चिड़चिड़ापन डेवलप होना, बाकी चीज़ें, तो इस तरह से आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्लस आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसके अंदर भी इसका असर होता है, क्योंकि यू आर क्लाउडेड। और आपकी जो इम्बाइबिंग कैपेसिटी होती है, आप मीटिंग के अंदर भी कई लोग सो जाते हैं बैठे बैठे, तो उनको खुद नहीं पता लगता कि हमारे साथ हो रहा है। सो दैट इज वाई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होती है, सोशल उसमें भी प्रॉब्लम होती है, फेमिलियल उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप्स में। इसलिए हम दर्शकों को बता रहे हैं बार बार, स्लीप एपनिया अगर आप ये शब्द समझ रहे हैं, अगर नहीं समझते तो ये कार्यक्रम, ये पेशकश आपके लिए बेहद खास है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास पहुंचे हैं डॉक्टर साहब, और वही सवाल लेकर मैं आपके सामने हूँ। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो स्लीप एपनिया है, रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, चाहे हम जेंडर की बात करें या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें या जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें, इन सबको अलग अलग तरीके से समझाइए। देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट हमारा फेस का डेवलपमेंट है। जिन लोगों का भी पियर शेपेड यानी ऊपर से नीचे नैरो होता हुआ फेस कट है, उन लोगों में इसकी टेंडेंसी है। जिनका जबड़ा थोड़ा छोटा है उनमें टेंडेंसी है, जिनका जबड़ा थोड़ा पीछे है उनमें टेंडेंसी है, जिसमें फैट डिपोजिशन है गर्दन के पास उनमें टेंडेंसी है। प्राय ये देखा गया है कि अर्ली ईयर्स के अंदर, वैसे इसकी कोई एज नहीं है, ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक किसी में भी हो सकती है। और प्राय ये देखा जाता है कि हम जो है अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ यानी अर्ली एडल्टहुड पार्ट के अंदर जो है मेल्स का प्रिडोमिनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही लेडीज़ और फीमेल्स जो है अपने मीनोपॉज की तरफ जाती हैं, तो ये देखा गया कि उनके अंदर ये डिजीज़ उतना ही कॉमन होता जाता है जितना कि मेल्स में होता है, और उसकी सिवियरिटी शायद थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आप हार्ट डिजीज़ में देखते हैं। तो ये स्टडीज़ के दौरान देखा गया कि फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो कभी कभी प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, और जब वो डिप्लीट होने लगते हैं तो ये चीज़ें रिसर्फेस करती हैं। तो मिड 40s के बाद जो है ऑलमोस्ट इनका बराबर का जो है रेशो हो जाता है। हम पहचाने कैसे, हम जाने कैसे कि हम इस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं? क्या घर पे भी टेस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। टेस्ट जो है टेस्ट करने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एक डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए कि हमें क्या क्या देखना है इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि एक स्लीप स्टडी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। किसी में हमारा काम बहुत कम से भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा से हो सकता है, पर आज हमारे पास इक्विपमेंट हैं जहाँ पे हम घर पे भी उतने ही अच्छी तरह से कर सकते हैं जितने अस्पताल से। तो द थिंग इज़, ये दोनों जगह अवेलेबल है और हम दोनों जगह ये टेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि हम पैनिक हो जाते हैं अगर हमें पता चलता है कि ये सिंड्रोम हमारे अंदर है, ये लक्षण है। तो पैनिक होने से बेहतर है कि आप एजुकेट हों, अवेयर हों उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियरली 100% ट्रीटेबल कंडीशन है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होने के अंदर बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आप 3-4 दिन में ही ये फील कर सकते हैं कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ चेंज्ड। आपका बिल्कुल जो है
कि आप कितने जो है जागरूक भी हो सकते हैं, कितने आप फ्रेश फील कर सकते हैं, कितना बेटर फील कर सकते हैं। इट विल टेक अराउंड जस्ट 2 to 3 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द थेरेपी। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इसके सिम्टम्स हैं स्लीप एपनिया के तो घबराइए मत। सर जो बोल रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छा सोएंगे और बेहतर लाइफ जिएंगे। एक और टर्म है सर CPAP थेरेपी, इसको थोड़ा एलिब्रेट कीजिए। देखिए CPAP एक इक्विपमेंट है जो इसकी एक तरह से आप मान लीजिए कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्लीप एपनिया, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सिवियर हो, ये सबको कवर करता है। CPAP का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक यंत्र होता है जो कंप्यूटराइज फ्लो जनरेटर के साथ जुड़ता है। नाक पे मास्क लगा के नींद में हाई प्रेशर एयर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए ऐसा ये एक मैन्यूकिन है जो फेस स्ट्रक्चर है, जो हम सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये जो यंत्र जिसे हम CPAP कहते हैं उसका यूजेज हम कैसे करते हैं। इसके अंदर एक कंप्यूटराइज फ्लो जनरेटर है, एक चिप के थ्रू वो एयरवेज हमारा रिकॉर्ड करता है और जब सांस रुकने लगती है वो प्रेशर को रेज़ करता है, जिसके लिए हम एक मिनिमम प्रेशर से शुरू करते हैं, लेकिन बाकी मशीन ओवरटेक कर लेती है और जैसी रिक्वायरमेंट होती है देती है प्रेशर, उतना प्रेशर देती है ताकि सांस ना रुके और खराटे ना आएँ। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस का मतलब अलग अलग तरह के मास्क होते हैं जो हम नाक पे यूज़ करते हैं, नाक से पास करते हुए यूज़ करते हैं या फुल फेस पे यूज़ करते हैं। ये हर पेशेंट के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जो सबसे कॉमन तरीके का होता है वो नेज़ल मास्क है, जिसका अगर आप यहाँ देखें तो ये हिस्सा जो है नाक पे आता है और ये हिस्सा जो है फोरहेड के ऊपर आता है। तो पेशेंट जब सो रहा होता है तो आप इसे नाक पे डाल के इसे बैक पुश करते हैं। बैक पुश करने के बाद इसके लिए 2 क्लैंप्स होते हैं जिनमें से इसको आप आगे लाके इस एक इनका क्लिप होता है उसके अंदर प्लेस करते हैं और उस क्लिप के बाद दूसरी साइड से दूसरा क्लिप प्लेस करते हैं। ये आदमी के फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है आप उसे यूज़ करते हैं कि टाइटनेस इतनी होनी चाहिए कि लीकेज ना हो और इतना ढीला होना चाहिए कि वो जो है आदमी के चेहरे पे जोर ना डाले। तो उस तरह हर इंसान का जो है नाप अलग होता है, लेकिन इनके अंदर वेलक्रोज लगे होते हैं और उसको हम साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आदमी का जो किस तरीके का फेस कट है। और उसके बाद एक सिंगल बटन इसका यूज़ होता है, एक ही बटन से ये ऑन होता है, एक ही से ऑफ होता है। इसकी प्री सेटिंग्स हम जब हम ट्रीटमेंट करने के लिए पहले स्टडी करते हैं तो वो डेवलप कर लेते हैं कि हमें कितना प्रेशर चाहिए इस पर्टिकुलर पेशेंट में। उसकी एक रेंज हम फिक्स करते हैं और ये डाल देते हैं, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक एयर प्रेशर चेंज करता रहता है सारी रात और पेशेंट को ना तो सांस घुटने देता है, ना उसकी ऑक्सीजन कम होने देता है, खराटे को बंद कर देता है, स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट करता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। और ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसमें सेंसर्स हैं तो वो अपने आप भी ये रास्ता ढूंढ लेती हैं, आपका वॉल्यूम नाप रही होती हैं, जैसे ही सांस रुकने लगती है वो प्रेशर बढ़ा के खोल देती हैं। तो सारी रात ना तो खराटे आते हैं, ना गला सूखता है, ना यूरिन के लिए उठना पड़ता है, फ्रेशनेस का लेवल बहुत अच्छा होता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वो भी बेहतर होता है। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस वेरी फास्ट। तो इस यंत्र से हम जो है ये और ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे मोटापे के अंदर आदमी को कहा जाता है कि वज़न कम कर लीजिए, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो कहते हैं रात को सोने से पहले अल्कोहल मत लीजिए। तो लाइफस्टाइल चेंजेस भी हम बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसके अलावा हमारे पास कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, कुछ डेंटल ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट दिस स्टिल रिमेन्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं दुनिया में कहीं पे भी हो ये आज भी सबसे कारगर है और इसका ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं है, प्लस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जीवन की गाड़ी तब बेहतर तरीके से चलेगी अगर आपके जो आप स्पाउस हैं वो साथ साथ चलें। अर्ली डिटेक्शन में स्लीप एपनिया के आपका स्पाउस किस तरह से अहम रोल अदा कर सकता है? देखिए ऐसा है कि स्लीप एक ऐसा पीरियड है जिसकी हिस्ट्री आप नहीं दे सकते। उसका एक मुख्य कारण क्योंकि आप सो रहे हैं, तो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो कई बार आपसे ज़्यादा जानता है उसके बारे में। इनफैक्ट जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो हम पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के स्पाउस की हिस्ट्री या जो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं उनकी हिस्ट्री भी साथ में लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादातर बताते हैं। बहुत सारी बार पेशेंट बोलता नहीं ये मुझे नहीं होता, लेकिन स्पाउस कहते हैं नहीं नहीं ये आपको होता है, कि आपकी बीच में सांस भी रुकती है, आप खराटे भी लेते हैं, आप रेस्टलेस भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब वो देखते हैं
तो वही ज़्यादातर पेशेंट को लेके आते हैं, और या फिर जो है जो वेल ट्रीटेड केस होता है जिसकी लाइफ चेंज हो गई है वो फिर रेफर करता है कि आप जाइए और करवा यानी तो बेहतर है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं कि आपको समस्या है तो स्पाउस को लेकर जाएं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्व करता है। हाँ नहीं, एक तरह से ये कोई भी ट्रीटमेंट होती है, कई बार ये ट्रीटमेंट फैमिलियल ट्रीटमेंट होती है, एक तरह से कि दोनों को ज्ञान होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अचानक कोई चीज़ मास्क के तौर पे दी जाए तो दोनों में एक रिलक्टेंस हो सकती है कि भाई ये क्या दे दिया हमें आपने, लेकिन अगर वो समझ लेते हैं तो उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि इसकी हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, और अगर वो समझ लेते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बेटर होता है और पेशेंट की एक्सेप्टेंस भी बेटर होती है। मॉडर्न ज़माना है और यूथ ये कहता है कि हम युवा हैं, बहुत शक्ति है, ताकत है, सोने की हमें ज़रूरत नहीं। ये सोच ठीक है या नहीं? सोच को पीछे रखिए और सोइए भरपूर। देखिए, ज़रूरत है इंसान। स्लीप इज लाइक टू द बॉडी, इट इज ऑल्सो लाइक फूड एंड एयर दैट यू टेक। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, उसी खाना खाना ज़रूरी है, उसी तरह नींद जो है एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, वरना ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा उसको ना दिया जाता। कुदरत एक बैलेंस में चलती है और आपको इसीलिए दिया गया है कि आपकी बॉडी रिपेयर हो सके। आप सारे दिन का जो आपकी दौड़ धूप चलती है, आपकी बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है, उसका जो है आपको जो है आराम मिले, बॉडी टिश्यूज आपके रिपेयर करें, और उसके अलावा जो है आपका जो है मेमोरी कंसोलिडेशन हो, जो आपने काम किया उसकी याददाश्त आपके अंदर जो इंग्रेंड होती है आपके कंप्यूटर में, उस चीज़ के लिए भी नींद की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे लोगों के अंदर मेमोरी लैप्सेस ज़्यादा होने लगते हैं। स्लीप हाइजीन, इसको लेकर बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं। देखिए, स्लीप हाइजीन लाइक हम अपने शरीर के लिए हाइजीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रॉपर तरीके से आपको शरीर को साफ रखना ज़रूरी है, दंत मंजन, अपना दांतों की सफाई ज़रूरी है, आपकी बॉडी के हर पार्ट की सफाई ज़रूरी है। उसी तरह स्लीप के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, पर ज़्यादातर हम ये उन्हीं लोगों को बताते हैं जिनको ये दिक्कत पेश आ रही है कि भाई हमें जो है नींद नहीं आती या हमें वो पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप आती है। कई लोग होते हैं कि हम बहुत देर तक बेड में टॉस करते रहते हैं, तब जाके कहीं थोड़ी देर के लिए नींद आती है। सो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के पेशेंट से बात कर रहे हैं, पर जो ब्रॉडर आउटलाइंस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बेड पे तभी जाना चाहिए जब आपको नींद आ रही हो। बेड पे जाके नींद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल की तरह काम करता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है और बेड पे लेटे हुए हैं तो बेड शुड बी सिनोनिमस विद स्लीप, यानी बेड पे तभी जाइए। तब तक आप रिलैक्स चेयर में लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, लाइट रीडिंग कर सकते हैं, जब आंखें बोझल हों तभी जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सोने का टाइम कुछ भी हो, आप अपने जागने के टाइम को कॉमन रखें, क्योंकि अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो है बॉडी की स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपका वर्क डिमांड कर रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको अपने रूम से किसी भी तरह की क्लॉक को हटा देना चाहिए, घड़ी को। क्यों? बाकी सब सो गए तो आप हर 10 मिनट के बाद घड़ी देखेंगे और वो फिर एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल की तरह काम करती है। चौथी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके से आईपैड्स हैं, इनको बेड में लेके मत जाइए, क्योंकि इससे जो लाइट एमिट होती है दैट इज़ अ ब्लू लाइट, और इसकी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो वही होती है जो सूरज की किरणों की होती है। तो दिमागी तौर पे ये एक तरह से आपको दिन का आभास कराती हैं। एक ये, दूसरी चीज़ ये है कि उसको आप स्विच ऑफ करके जाइए, ख़ास तौर पे अगर आप किसी इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं हैं एज प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर्स हम कभी कभी नहीं अफोर्ड कर सकते या पुलिस वाले नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन नॉर्मल आदमी सारे मैसेजेस आपको सुबह मिल जाएंगे, सारे व्हाट्सएप आपको सुबह मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हैं। तो रात को अपने लिए जितना कम आप डिस्टर्बेंस रखें उतनी अच्छी है। पांचवी चीज़ ये है कि आपको जो है रात को जब आपका नींद का स्टिपुलेटेड टाइम है, जैसे मान लीजिए आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो 10:30 बजे टीवी बंद कर दीजिए। उसका वजह यह है कि नींद आ रही हो और कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो तो आप आम तौर पे जो है उसे डिफर करने की कोशिश करते हैं, तब तक स्लीप साइकिल चली जाती है और अगली साइकिल फिर आते वक्त आपको तकरीबन 1-1.5 घंटा और लग जाता है। तो इट क्रिएट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि अभी तो आ रही थी अब नहीं आ रही। सो आधा घंटा पहले आप अपने आप को डिसोशिएट कर लीजिए। तो दर्शकों, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो टिप्स आपको दिए उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय मनचंदा जी यहाँ पर आने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खूब काम कीजिए, लेकिन काम के साथ आराम भी कीजिए, सोइए भी, क्योंकि